साथियों नमस्कार। मैं हूं देशराज और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। साथियों, इन प्रश्नों का टेस्ट अगर अभी तक आपने नहीं दिया है तो जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पर फ्री फोल्डर में या आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में इस 10 प्रश्नों का टेस्ट उपलब्ध है, जहां पर रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं और उनका वीडियो सॉल्यूशन जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर करवाया जाता है। इसलिए आप रेगुलर टेस्ट देने के लिए अपने मोबाइल में जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उनका वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते क्योंकि उनका संतुष्टि का स्तर शून्य रहता है, उनकी ढाल समान होती है, वे समान स्तर की संतुष्टि को दर्शाते हैं। दो तटस्थ वक्र कभी समान संतुष्टि के स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यहाँ पर हम तटस्थ वक्र की विशेषताओं के संदर्भ में देखेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तटस्थ वक्र की विशेषताएं होती है, पहली विशेषता होती है तटस्थ वक्र बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल का होता है। बाएं से दाएं ऋणात्मक होता है। अर्थात तटस्थ वक्र की आकृति बाएं से दाएं झुकता हुआ ऋणात्मक ढाल होता है। ये हमारा है इंडिफरेंस कर्व। दूसरी इसकी विशेषता होती है, यह मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। तीसरी इसकी विशेषता है, ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को प्रदान करता है। यहाँ पर दो तटस्थ वक्र हैं, इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट और इंडिफरेंस कर्व सेकंड। जो ऊंचा तटस्थ वक्र है, इंडिफरेंस कर्व सेकंड, यह अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। और चौथी विशेषता है, दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि जब अगर मान लीजिए दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो तटस्थ वक्र बताता है कि तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अतः यहाँ पर अलग अलग बिंदु हैं, ए बी सी, और ये हमारा डी बिंदु है। अर्थात तटस्थ वक्र पर सी बिंदु पर जो संतुष्टि मिलेगी वहीं डी बिंदु पर मिलेगी, और जो संतुष्टि ए बिंदु पर होगी वहीं बी बिंदु पर होगी। अतः इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो संतुष्टि ए बिंदु पर होगी वहीं बी बिंदु पर होगी और वहीं संतुष्टि डी बिंदु पर होगी। लेकिन ये दोनों तटस्थ वक्र अलग अलग हैं, तो इनमें समान संतुष्टि भी नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं दो तटस्थ वक्र कभी समान संतुष्टि के स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसलिए यहाँ पर आंसर विकल्प 4 होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निर्देशित मानसिक या शारीरिक परिश्रम है। वस्तु या सेवाओं के उत्पादन के लिए निर्देशित मानसिक श्रम या शारीरिक परिश्रम जो होगा वह होता है श्रम। हम श्रम करते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यह मानसिक रूप से श्रम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं खेत में काम करूं तो वह भी श्रम होगा, लेकिन वह शारीरिक रूप से श्रम होगा। तो इसको हम श्रम से प्रदर्शित करते हैं। उत्पादन के अर्थव्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 4 साधन होते हैं, पूंजी, भूमि, श्रम और उद्यमी या एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन 4 साधनों की जो लागत होती है, अर्थात इन साधनों की कीमत होती है, वह भी अलग अलग होती है। पूंजी की कीमत होती है ब्याज, अर्थात पूंजी के हम बदले ब्याज मिलता है। भूमि के बदले जो मिलता है, इसके बदले मिलता है लगान।
और श्रम के बदले मिलता है मजदूरी। चाहे कोई व्यक्ति मानसिक श्रम करे या शारीरिक श्रम करे, उसके बदले प्रतिफल में उसको मजदूरी मिलती है। हालांकि हम मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति को जो पेमेंट होता है, भुगतान होता है, उसको हम वेतन कह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको हम मजदूरी कहेंगे। और एंटरप्रेन्योर या उद्यमी को जो प्राप्त होता है, इसका प्रतिफल वह लाभ के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा श्रम। नेक्स्ट है, समाज दुर्लभ संसाधनों के से कैसे मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं एवं उन वस्तुओं का विभिन्न लोगों के मध्य वितरण करते हैं, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र है। यह परिभाषा किसने दी? साथियों, हमने अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषाओं के संदर्भ में 5 परिभाषाएं पढ़ी हैं। धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, दुर्लभता प्रधान परिभाषा और नेक्स्ट है विकास आधारित परिभाषा। ठीक है, यहाँ पर एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक है, इन्होंने धन संबंधी परिभाषा दी है, अतः विकल्प फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता। कीन सेम्पिगू, मार्शल, पॉल सैमुअलसन एवं विलियम डी नॉर्डहाउस ने यह परिभाषा दी है और सैमुअलसन ने विकास आधारित परिभाषाएं दी है। मार्शल का संबंध कल्याण से संबंधित है, मार्शल का संबंध कल्याण आधारित परिभाषाओं से है। अतः यहाँ पर जो आंसर होगा विकल्प 4 पॉल सैमुअलसन एवं विलियम डी नॉर्डहाउस। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, उपभोक्ता अतिरेक अंतर है। उपभोक्ता अतिरेक कंज्यूमर सरप्लस किसका अंतर होता है? फर्स्ट विकल्प है उपभोक्ता क्या कीमत देने को इच्छुक है और क्या कीमत वह वास्तव में देता है। सेकंड है खरीदी गई वस्तु की कीमत और उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में अंतर। थर्ड है कीमत लोच एवं वास्तविक कीमत और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है उपभोक्ता अतिरिक्त कंज्यूमर सरप्लस किसका अंतर होता है। कंज्यूमर सरप्लस एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसको खरीदने हेतु दी जाने वाली कीमत और वास्तव में जो कीमत उसका भुगतान करता है उसकी कीमत का अंतर उपभोक्ता अतिरेक कंज्यूमर सरप्लस होता है। मान लीजिए ये इस पेन की कीमत है 100 रुपए, मैं मार्केट में पेन खरीदने जाता हूं और इस पेन की कीमत 150 रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यह कि पेन 100 रुपए में मिलता है, तो 50 रुपए का जो अंतर हुआ वह उपभोक्ता की बचत होगी, अर्थात कंज्यूमर सरप्लस होगा। अतः यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा उपभोक्ता क्या कीमत देने को इच्छुक है, अर्थात वह क्या कीमत देने को तैयार है और वास्तव में क्या कीमत देता है, इन दोनों का अंतर ही कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रश्न राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में जीवन धारा योजना संबंधित है। राजस्थान में जीवन धारा योजना 2022 में शुरू की गई थी और इसका संबंध बीपीएल या एससी एसटी के सीमांत किसानों से संबंधित है। उनको सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण के लिए राजस्थान में जीवन धारा योजना 2022 में शुरू की गई थी। अतः इसका आंसर विकल्प 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल का उपयोग यह तर्क देने के लिए किया जाता गया है एक अर्थव्यवस्था एक साथ स्थिर विनिमय दर, स्वतंत्र पूंजी संचलन तथा स्वतंत्र मौद्रिक नीति बनाए नहीं रख सकते। मुंडेल फ्लेमिंग बताता है कि एक अर्थव्यवस्था एक स्थिर विनिमय दर, स्वतंत्र पूंजी संचलन और स्वतंत्र मौद्रिक नीति नहीं बनाए रख सकती। अतः इसका आंसर विकल्प फर्स्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक एकाधिकारी अपने लाभों को अधिकतम कर पाता है जब एक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कब कर पाता है? उसकी कुल लागत न्यूनतम हो, वह ऊंची कीमत लेता है, उसकी औसत लागत न्यूनतम हो, उसकी सीमांत लागत बराबर हो सीमांत आगम के, अर्थात MC इज इक्वल टू MR। तो एक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कब करेगा?
इसका अभी हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये हमारा AR वक्र, ये हो गया MR वक्र, मार्जिनल रेवेन्यू, और ये हो गई मार्जिनल कॉस्ट। जहां पर MC और MR काटेंगे यहाँ पर, तो उपभोक्ता की जो बचत होगी ये होगी इसकी लागत, और ये होगी इसकी रेवेन्यू। तो ये जो अतिरिक्त पार्ट है यह एकाधिकारी की लाभ होगा, एकाधिकारी का लाभ होगा। तो यहाँ पर A, B, C और D ये पार्ट उसका लाभ होगा, जहां पर MR इक्वल टू MC होगा, उसकी सीमांत लागत बराबर हो सीमांत आगम के, वहां पर एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। माध्यिका का फॉर्मूला उपयोग में लाया जाता है। माध्यिका का फॉर्मूला उपयोग में लाया जाता है जिससे माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले दिए गए डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद उसका मध्य मान निकालते हैं, और जो मध्य मान आता है वही उस आंकड़ों का या वही उन संख्याओं का माध्य का मूल्य होता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वह होगा सबसे मध्य की संख्या को ज्ञात किया जा सके, बाकी सभी संख्याओं को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके। अर्थात पहले हम सभी संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद उनकी मध्य संख्या को ज्ञात करेंगे, और वही मध्य संख्या माध्यिका कहलाएगी। नेक्स्ट है, मुद्रा की मांग का सिद्धांत व्युत्पन्न किया गया है। मुद्रा की मांग का सिद्धांत व्युत्पन्न किया गया है विनिमय के समीकरण से, फिशर के समीकरण से मुद्रा की मांग का सिद्धांत उत्पन्न किया गया। अतः यहाँ पर विकल्प फर्स्ट आंसर होगा। भारत में विदेशी व्यापार की शीर्ष संस्था कौन सी है? भारत में विदेशी व्यापार की शीर्ष संस्था भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी, और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI के गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास। राज्य सरकार भारत में विदेशी व्यापार की शीर्ष संस्था है, नहीं हो सकती। निर्यात आयात बैंक, निर्यात आयात बैंक, इसकी शुरुआत जो की गई थी 1982 में की गई थी, और यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली देश की शीर्ष निर्यात वित्त संस्था है। कौन सी है? निर्यात आयात बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली निर्यात वित्त संस्था है, जिसकी शुरुआत एक संसद के द्वारा एक एक्ट के माध्यम से 1982 में शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है वाणिज्य मंत्रालय। भारत में विदेशी व्यापार की शीर्ष संस्था होती है वाणिज्य मंत्रालय। भारत सरकार में एक मंत्रालय होता है वाणिज्य मंत्रालय, जो विदेशी व्यापार की शीर्ष संस्था होती है, और इसमें वर्तमान में वाणिज्य मंत्री जो है वह है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वर्तमान में वाणिज्य मंत्री हैं। साथियों, इस तरह से आज हमने RPSC स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का हल किया। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और भविष्य में अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल जानने के लिए या अर्थशास्त्र से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए, रेगुलर अपडेट पाने के लिए जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस